तो ये सेकंड पार्ट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, चैप्टर नंबर 19 ह्यूमन फिजियोलॉजी, यूनिट 5, क्लास 11th। तो पहले में हमने ये देखा कि 19.3 फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स तक क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि किस तरह से, देखिए इससे क्या होता है, ब्रेन ट्रेन होता है आपका। तो जिस तरह से मैं रीइंफोर्स करते जा रहा हूँ बार बार ही, क्योंकि अब आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, दोबारा से पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अब तो आप अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए और क्वेश्चंस कीजिए, उनके सॉल्यूशन सुनिए और ये देखिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं थी, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं था जो उल्टा दिमाग में बैठा हुआ था, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो कि गलत कंसेप्ट दिमाग में था, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो बार बार गलत हो रही है। अब तो ये पॉइंटर्स आपको मिलने चाहिए। तो इस टाइम पर आपकी तैयारी करीब करीब पूरी है। इसे फाइनल प्रिपरेशन कहते हैं, व्हेन यू आर एक्चुअली रेडी फॉर द शो। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो देखिए यहाँ पर मैं, जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस पार्ट में कुछ हैवी कंसेप्ट्स आएंगे। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ पर देखिए बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन इसमें है बहुत कुछ। तो हम ये कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन आपको तब करना पड़ेगा अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन है। तो बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन है तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन करना पड़ेगा। तो देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन है तो ब्लड में से फ्लूइड निकल गई तो ब्लड की ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे और ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं ये सिग्नल देंगे हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा एडीएच थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और एडीएच जिसे आप वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इस टाइम पर डिहाइड्रेशन है। आपको पता है कि बॉडी को वाटर को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। सो बेसिक जो कवायद चल रही है वो वाटर को कंजर्व करने के लिए चल रही है, और इस टाइम पर ऑटोमेटिकली आप याद रखिए कि एडीएच आ गया है, और ये जो एडीएच है ये खास तौर पे जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके ऊपर एक्ट करता है और उसको परमिएबल बनाता है वाटर और यूरिया के लिए। इट मेक्स इट परमिएबल टू वाटर एंड यूरिया। तो जब भी आप रीनल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस कंसेप्ट को याद रखिए। इसका मतलब अब एडीएच ने रीनल फिजियोलॉजी को थोड़ा सा चेंज किया है। दिस इज नॉट नॉर्मल फिजियोलॉजी। बॉडी जो सबसे बुरी प्रॉब्लम हो सकती है डिहाइड्रेशन, उसको कन्फ्रंट कर रही है और वाटर कंजर्व करना है, और कलेक्टिंग डक्ट की फिजियोलॉजी चेंज हो गई है। तो अब आप एक तो कंसेप्ट जैसे ये समझ में आया। दूसरा यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि इसमें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का आप जानते हैं कि अगर मैं एक फंक्शनल डायग्राम बनाऊं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का, तो आप ये देखेंगे कि ये लूप ऑफ हेनले है, इसे आप डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, इसे असेंडिंग लिम्ब। इसी तरह से ये वासा रेक्टा या वेजा रेक्टा है, इसका भी ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है, और ये कलेक्टिंग डक्ट में फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन नीचे है, और इस जगह को आप मेडुलरी इंटरस्टिशियम कह रहे हैं। तो बीच में जो भी जगह है इसे आपने क्या कहा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। दूसरी चीज आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह से इमेजिन कीजिए कि जब मैंने डॉटेड लाइन बनाई है वहां से पेज को फोल्ड करना है, तो जैसे ही पेज को फोल्ड करेंगे तो ये वेजा रेक्टा इसके ऊपर आ जाएगी। ये साइड बाय साइड नहीं है, ये इसके ऊपर आ जाएगी। यू कैन यूज योर इमेजिनेशन पावर। और आएगी कैसे कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले, इसके पास असेंडिंग लिम्ब आएगा वेजा रेक्टा का, ध्यान दीजिए, और ये जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, उसके पास डिसेंडिंग लिम्ब आएगा वेजा रेक्टा का। और एक और चीज आप जानते हैं कि जब दो एडजेसेंट लिम्ब्स में फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है तो इसे काउंटर करंट कहते हैं। तो एक्सटेंसिव काउंटर करंट इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इनके और इनके बीच में, और इसी तरह कलेक्टिंग डक्ट और असेंडिंग लिम्ब के बीच में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, काउंटर करंट। सो एक्सटेंसिव काउंटर करंट। तो पहला कंसेप्ट मुझे समझ में आ गया कि ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स पे क्वेश्चन आ सकता है। मेरे को दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज काउंटर करंट। अब जिस टाइम पे आपने यूरिन को कंसंट्रेट करना है तो इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करनी है। तो इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करनी है, आप जानते हैं बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी करीब 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। इसे आपने यहां पर 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर कर देना है। तो ये इतना ज्यादा आपने क्या करना है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी, मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करना है। सो मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी कॉर्टेक्स से टिप ऑफ द लूप ऑफ हेनले, इसे हेयर पिन बेंड स्ट्रक्चर कहते हैं, यहां पर कितनी हो जानी चाहिए, 1200 मिली ऑस्मोल हो जानी चाहिए। अब ये करे कैसे, तो ये जो थिक सेगमेंट है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का, ऊपर का 75 से 80% पार्ट असेंडिंग लिम्ब का, यहां से आपने सोडियम और क्लोराइड इकट्ठा किया, और आप जानते हैं आपने डिटेल्स पहले पढ़ी होंगी, मैं आपको केवल याद दिला रहा हूं, ये ऑस्मोलाइट इकट्ठा किया यूरिया। तो बहुत सारी ऑस्मोलैरिटी तो आपने किससे इकट्ठी करी, सोडियम क्लोराइड से, बाकी बचा हुआ काम किससे किया, यूरिया से किया। तो ये एक कंसेप्ट मुझे अब याद आ गया, आपको भी याद आया होगा। तो मैं इस टाइम पे आपको केवल ब्रश करा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। अब देखिए ये जब मेडुलरी इंटरस्टिशियम ऑस्मोलैरिटी आपने इंक्रीज कर दी, तो अब दूसरा काम यह है कि इसे मेंटेन करना है, इसे मेंटेन करना है। तो मेंटेन जो है वो काउंटर करंट एक्सचेंज की वजह से होता है।
तो देखिए पहला काउंटर करंट एक्सचेंज देखिए, ये सोडियम क्लोराइड यहां से आया, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आया। इसको पिक कौन करेगा? वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा का कौन सा लिंब पिक कर रहा है? डिसेंडिंग लिंब। ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके ऊपर ये वाला लिंब आएगा। अगर आपने यहां से फोल्ड किया पेपर को, तो यहां से जो सोडियम क्लोराइड उठाया वो इसने उठाया, और ये वापस कहां लेके जा रही है? उसे मेडुला की तरफ। और जैसे ही ये असेंडिंग लिंब में आएगी वेसा रेक्टा के, तो सोडियम क्लोराइड वापस बाहर आ जाएगा। सो इट विल बी रिटर्न टू दी मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो आपको एक काउंटर करंट समझ में आया। देखिए बड़े ध्यान से, एक काउंटर करंट जो मैं बोल रहा हूं वो बड़े ध्यान से देखिए, आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है। सोडियम क्लोराइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिंब ऑफ हेनलेज लूप, ascending limb of Henle's loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of the vasa recta. तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको मैंने आपकी एनसीईआरटी पढ़ा दी। यहां से आप लेके आए, यहां से लेके आए, इसको उठाया डिसेंडिंग लिम्ब ने और असेंडिंग लिम्ब ने वापस किया। तो काफी देर तक आप मेडुलरी इंटरस्टिशियम को यहां पर मेंटेन करते हैं। दूसरा, ये जो यूरिया है ये कलेक्टिंग डक्ट से आई और जाकर के इस थिन सेगमेंट में एंटर किया। एंटर करने के बाद में ये यहां जाएगी डीसीटी, और डीसीटी से किस में आएगी? कलेक्टिंग डक्ट में। और यहां पर मैकेनिज्म आपने लगाया हुआ, यूरिया रिटर्न हो जाएगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ये दूसरा लूप बन गया। तो देखिए अपनी एनसीईआरटी को बड़े ध्यान से देखिए। आपकी एनसीईआरटी कहती है सिमिलरली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई कि एक तो ये और एक ये दोनों ने मिलकर के मेडुलरी इंटरस्टिशियम को ज्यादा की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया। अब कोई खास बात नहीं है। देखिए यहां यूरिन है, इसमें पानी है। बड़े ध्यान से देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है परमिएबल है वाटर के लिए, क्योंकि एडीएच इस पे एक्ट कर चुका है। यहां पर फ्लूइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर फ्लूइड की कंसंट्रेशन कम है। तो इसका मतलब पानी यहां पर सॉरी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। मैं इसको दोबारा बोल रहा हूं। इधर देखिए मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, यहां पर जो पानी है वो अभी उतनी ऑस्मोलैरिटी उसकी नहीं है। तो ये पार्ट हाइपरटोनिक है, ये पार्ट हाइपोटोनिक है। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये परमिएबल है वाटर के लिए। अब आपने बाल्टी डाल के पानी नहीं निकालना है, पानी अपने आप यहां से यहां आएगा। आप कई बार जानते हैं वाटर अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है। अगर आपने यूरिन को कंजर्व करना है तो कलेक्टिंग डक्ट से पानी बाहर निकालना है, ताकि आगे जो यूरिन जाए वो कंसंट्रेट हो। और पानी को अगर मूव कराना है तो इधर ऑस्मोलैरिटी आपने क्या करनी थी? इंक्रीज करनी थी, और ये पानी यहां से यहां आ जाएगा। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। और यूरिन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेट, और वाटर क्या हो जाएगा? कंजर्व। आप मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी यूरिन की कितनी कर सकते हैं? 1200। सो दैट मींस किडनी की कंसंट्रेटिंग कैपेबिलिटी कितनी है ह्यूमन बीइंग्स में? 4 गुना। तो ये भी एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट जो आपकी एनसीईआरटी ने दिया है वो आपकी समझ में आ गया। सो मैंने एक ये कंसेप्ट आपके सामने रिवाइज किया। अब इसके ऊपर आप क्वेश्चंस कीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस कीजिए। देखिए इसके बाद ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का ऑटो रेगुलेशन, किडनी फंक्शन कैसे रेगुलेट होता है। अच्छा क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन और अक्सर आने वाला क्वेश्चन इस कंसेप्ट से आ सकता है। तो कुछ चीजों का इंटरप्ले आपसे पूछेंगे। एक तो आपसे वो पूछेंगे एडीएच के बारे में। एडीएच के बारे में हम बता ही चुके हैं आपको। एक तो कलेक्टिंग डक्ट पर क्या काम है, दूसरा इसे वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, तो ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है जीएफआर को मॉड्यूलेट करने के लिए। इसके अलावा आपसे पूछेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का इंटरप्ले, और आपसे एक लास्ट में पूछेंगे एएनएफ, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर या एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। तो बड़े ध्यान से देखिए, अगर आप इस रेगुलेशन ऑफ किडनी में जाएंगे तो यहां पर वो ऑस्मो रिसेप्टर वाला कंसेप्ट है, एडीएच वेजोप्रेसिन वाली कहानी यहां पर आपको इस पैराग्राफ में। इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। तो देखिए फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। तो देखिए बड़े ध्यान से हमने ये कहा कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह जीएफआर का कम होना है, और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी कम हो सकता है और प्रेशर भी कम हो सकता है। अल्टीमेटली जीएफआर कम हो गया, तो किसी वजह से हमने कहा कि जीएफआर इज रिड्यूस्ड। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जैसे जीएफआर रिड्यूस्ड होगा तो ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो फ्लूइड फिल्टर होकर के आती है बोमेन में, बोमेन्स कैप्सूल में, वो भी कम हो गई। इसका मतलब ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी। इसका मतलब जो सोडियम और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन है डीसीटी पर, वो नॉर्मल से कम होगी। और डीसीटी में मैंने आपको पढ़ाया है एक स्ट्रक्चर होता है, सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं मैकुला डेंसा। वो मैकुला डेंसा एक्टिवेट होते हैं, और ये मैकुला डेंसा एक्टिवेट करते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को जो आफरेंट आर्टीरियोल की वॉल में है, और ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज करते हैं रेनिन। ध्यान दीजिए सिंगल एन है दोनों, तो रेनिन, और रेनिन ब्लड में पहले से ही प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजन, बड़े ध्यान से देखिएगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में और एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 के 2 काम है, एक तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, बीपी बढ़ाएगा, और बीपी बढ़ाने से आप समझ पाएंगे कि ये नेगेटिव फीडबैक जीएफआर इंक्रीज होगा। दूसरा स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को, और एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है लेट डीसीटी पे, और वहां से एब्जॉर्ब करता है सोडियम, और सोडियम के साथ एब्जॉर्ब होता है वाटर, ब्लड वॉल्यूम करेक्ट होती है और जीएफआर ठीक होता है। इसे हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम।
इसके ऊपर चेक लगाता है ANF। मान लीजिए ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए तो वीनस रिटर्न टू द हार्ट विल बी इंक्रीज, तो राइट एट्रियम की वॉल क्या होती है, स्ट्रेच हो जाती है और वो रिलीज करती है एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड या एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि वेजोडाइलेटर है और रास को अपोज करता है। सो वेजोडाइलेटर, तो देखिए यहां पर आपने देखा कि हार्ट भी क्या कर रहा है, एक हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो इसको ANF भी कह सकते हैं, ANP भी कह सकते हैं। राइट एट्रियम की वॉल करती है, वेजोडाइलेटर है और अपोज करती है रास को। तो देखिए अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर बताया। फिर ये आसान एक क्वेश्चन आता है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स की तरह होता है। तो ब्लैडर की वॉल में एक स्मूथ मसल है डेट्रूजर, बीच में एक ट्रायंगुलर एरिया है सेंसिटिव, जहां पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, वहां से आफ्रेंट चीज जाती है सेक्रल स्पाइनल कॉर्ड में और फिर ये इंफॉर्मेशन हायर ब्रेन सेंटर में जाती है। मोटर इंफॉर्मेशन जब आती है तो डेट्रूजर कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होती है और यूरिन किस में आ जाता है, यूरिथ्रा में। लेकिन जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो वॉलंटरी है, वो ब्रेन से सिग्नल होने के बाद में ही रिलैक्स होता है और यूरिनेशन होता है। सो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए कि इसको जरूर पढ़िएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। ये बहुत नेग्लेक्टेड पार्ट है, जनरली लोग इसको भूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो इसको जरूर पढ़िएगा। ये सब वैल्यूज 200 ml पर मिनट कार्बन डाइऑक्साइड, कौन कौन सोडियम क्लोराइड रिलीज कर रहा है, कहां सेबेशियस ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, ये बड़ा फैक्चुअल सी बात है। मैं आपका केवल ध्यान दिला रहा हूं कि इस तरफ आप कहीं गलती ना करें, इसको भूलने की गलती नहीं कीजिएगा, जरूर याद रखिएगा। बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बार किडनी से, अगर मैंने आपसे कहा है कि किडनी में क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं, तो इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आसान क्वेश्चन किडनी से नहीं आते। ज्यादा चांसेस ये है कि यहां से भी आसानी क्वेश्चन आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ट्रेंड में ये है कि यहां से मुश्किल क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आ सकता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। बट वी कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर द सिंपल थिंग्स व्हिच आर गिवन इन माय एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। फिर आप जानते हैं यूरीमिया, ब्लड यूरिया लेवल को इंक्रीज करना, इसे क्या कहते हैं, यूरीमिया। किडनी फंक्शन खराब हो रहा है, क्रोनिक रीनल फेलियर। हमने कई बार यूरीमिया बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। यूरीमिया के बारे में आप जानते हैं, किडनी फेलियर में एनीमिया क्यों होगा, याद करिए इरिथ्रोपोएटिन का रोल, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप ये देखिए कि ऑस्टियोमलेशिया क्यों होगा, याद करिए एंडोक्राइन सिस्टम की एक्टिवेट करता है विटामिन डी को, और विटामिन डी की वजह से फिर कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है एलिमेंट्री कैनाल से या रीएब्जॉर्ब होता है पीसीटी से। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, आप याद कीजिए विटामिन डी के जो फंक्शंस हैं, और विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिवेट कौन करती है, किडनी, इन द प्रेजेंस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि इट्स अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट इन फिजियोलॉजी वेयर यू कोरिलेट सो मेनी ऑर्गन्स एंड देन अंडरस्टैंड हाउ अ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल पैरामीटर इज बीइंग मेंटेन्ड इन योर बॉडी। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी एंड स्टेज रीनल डिजीज में जा रहा है, तो अब चक्कर यह है कि लास्ट में आपको रीनल ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। अब ट्रांसप्लांट के बारे में हमने इम्यूनिटी में बात की है। ट्रांसप्लांट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ऑर्गन मिलेगा नहीं, मिला तो चांसेस ऑफ रिजेक्शन है, इसीलिए टिश्यू टाइपिंग करनी पड़ती है, हैप्लोटाइप ढूंढना पड़ता है, HLA एंटीजेंस मिलाने पड़ते हैं ताकि चांसेस ऑफ रिजेक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। आपको साइक्लोस्पोरिन जैसी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग यूज करनी पड़ सकती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आपको यूज करनी पड़ सकती हैं ताकि ग्राफ्टिंग ज्यादा सक्सेसफुल हो। लेकिन इस बीच में अगर आपको टाइम चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हीमोडायलिसिस कर सकते हैं। तो ब्लड को बॉडी से बाहर लाए किसी आर्टरी से, उसमें एक एंटीकोएगुलेंट मिलाया, उसको एक डायलाइजर में ले गए और सेलुलोज मेम्ब्रेन में काउंटर करंट की मदद से एक डायलाइसेट फ्लूइड के साथ में ब्लड के चीजों को एक्सचेंज कराया, और ब्लड प्यूरिफाई करने के बाद में आपने उसे बॉडी टेम्परेचर तक वार्म किया, उसमें प्रोटामीन सल्फेट मिलाया जो कि हेपेरिन का एंटीडोट है, कोई बबल है कि नहीं है इसको चेक किया, बबल को रिमूव किया और वेन से वापस बॉडी में पहुंचा दिया। तो ये क्या हुआ, हीमोडायलिसिस हुआ। दिस वुड बी एन इजी क्वेश्चन अगेन। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो जिस तरह से प्रेजेंट किया इस चैप्टर को, अब आप अपना दिमाग ये लगाएंगे कि मुझे, अब आप पहले ये देखिए कहां वो कॉन्सेप्ट है, वो कौन सी चीज है जो अभी हमने यहां पर टच करी है, और आपको ये लग रहा है कि हो सकता है ये मेरा उतना अच्छा तैयार ना हो, केवल उसी चीज को आपने पढ़ना है। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर अगेन एंड अगेन। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, इट इज ऑलवेज फ्यूटाइल टू रीड द टेक्स्ट बुक 10th टाइम। पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, आपका एग्जाम होने वाला है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 5-5 बार और एनसीईआरटी पढ़ लें, और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। अब आपको, अगर आपको ये लगता है कि मैंने पढ़ा है, मुझे आता है कि नहीं आता, तो टेस्ट दीजिए ना प्लीज, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आपको एकदम पता लग जाएगा आपको आता है कि नहीं आता है। यहां से आपको पता लगेगा आपकी वीकनेस है कहां। ऐसा है ना, परसेप्शन कैन बी फैटल, परसेप्शन बड़े खराब हो सकते हैं। तो कहते हैं ना खुशफहमी, ये बहुत गलत चीज हो सकती है। और ये पता कैसे चलेगा आपको, ये पता कैसे चलेगा, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे। जब आप टेस्ट देंगे तब आपकी समझ में आएगा कि अरे ये चीज मैं सोच रहा था मुझे आती है पर गलत हो जाती है मेरे से। और कुछ चीजें वो भी आ जाएंगी, 90% ऐसी चीजें होंगी जो आपको ये लगेगा कि अब इनको देखने की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे आता है। तो आपने कितना नैरो डाउन कर दिया। जब भी आप पढ़ रहे हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो कम से कम सेलेक्टिव तो होते जाएंगे।
सेलेक्टिव होते जाएंगे हम, सेलेक्टिव होते जाएंगे ताकि बिल्कुल डायरेक्टेड अप्रोच रहे और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, जैसे स्वॉट एनालिसिस कहते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। तो आपको स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, कि आपको वीकनेस भी पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये वीकनेस है और इसको मैं किस तरह से ठीक कर सकता हूं, फिर आप उसकी स्ट्रेटेजी बना करके उस क्वेश्चन को करते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस चैप्टर को आप बहुत ढंग से करेंगे। अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग 2 क्वेश्चंस इन नीट 2020 फ्रॉम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।